गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे। फिलहाल तारीख है 22 अगस्त और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। सुबह के 5 बज चुके हैं। उठ जाओ मेरे प्यारों और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने आने वाले हैं। देख लेते हैं आज की हमारी हेडलाइंस क्या है। आज की हमारी हेडलाइन में 21 अगस्त को मनाया गया आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम ऑफ टेररिज्म। ये दिन हम इस याद में मनाते हैं कि जो लोग भी टेररिज्म यानी आतंकवाद की वजह से अपनी जान गंवाई या फिर उनके किसी परिवार वाले ने अपनी जान गंवाई, तो उनको हम लोग इस दिन याद करते हैं। फिलहाल 2018 में पहली बार यूएन द्वारा इस दिन को मनाया गया था। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने 21 भूवैज्ञानिक राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार दिए गए हैं। ये पुरस्कार पहले राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार के नाम से जाने जाते थे। 1966 में इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। 2009 में इनका नाम बदलकर राष्ट्रीय भूविज्ञानी पुरस्कार यानी नेशनल जियो साइंस अवार्ड कर दिया है। यह अवार्ड खनन मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। फिलहाल इस बार 21 भूवैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है डॉक्टर ध्रुव मोहन बनर्जी को, धीरज मोहन बनर्जी को, ध्रुव नहीं, धीरज मोहन बनर्जी को यह अवार्ड आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में दिया गया है। जबकि डॉक्टर आशुतोष पांडे, नोट डाउन कर लीजिएगा अगर मेरी राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है, तो डॉक्टर आशुतोष पांडे को यह अवार्ड राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार के रूप में दिया गया है। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार, तो यह अवार्ड 3 कैटेगरी में दिया जाता है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार जो लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में, फिर राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार और फिर आपका दिया जाता है राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। तो इस बार 21 वैज्ञानिकों को 12 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। 2023 के ये पुरस्कार है। यहां पोस्टर में जरूर आपको 2022 दिख रहा है, बट ये 2023 के पुरस्कार हैं। आगे बढ़ते हैं। 9वां आईसीसी T20 महिला विश्व कप बांग्लादेश से यूएई में स्थानांतरित हो गया है। पहले भारत के बोला जा रहा था कि भारत आप करा लो, बट भारत ने मना कर दिया। तो 9वां आईसीसी T20 महिला विश्व कप जो कि आपका 2024 में होने वाला है, ये यूएई में खेला जाएगा। इससे पहले ये बांग्लादेश में होने वाला था। बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं है, वो आपको पता है, तो वहां से ये पुरस्कार, ये मैच जो है वो ले लिए गए हैं। पिछली बार वाला जो वर्ल्ड कप था T20 वर्ल्ड कप, वो 2022 में हुआ था। वो 7वां वर्ल्ड कप था और ये जो 7वां वर्ल्ड कप था ये आपका साउथ अफ्रीका में आयोजित करवाया गया था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका पर जीत दर्ज की थी। महिला विश्व कप की बात हो रही है T20। ऑस्ट्रेलिया ने इसे 6 बार जीता है। अब तक भाई 8 बार हुआ है, 6 बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। भारत में भी इसका आयोजन 2016 में हुआ था, जब 2016 में भारत ने इसे होस्ट किया था, इंडिया ने इसे होस्ट किया था। आगे बढ़ जाते हैं। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस ओलंपिक में सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया है। सत्य प्रकाश सांगवान जो कि भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के कमेटी के उपाध्यक्ष हैं सत्य प्रकाश सांगवान। उनको पैरालंपिक में सेफ्टी मिशन बनाया गया है। 84 एथलीट 12 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। 28 अगस्त से पेरिस पैरालंपिक शुरू हो जाएंगे, वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। और कल भी मैंने आपको बताया था कि मुरली पेटकर जो हैं वो पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत को पैरालंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था 1972 में। पहली बार पैरालंपिक 1960 में इटली के रोम में आयोजित करवाए गए थे। इटली के रोम में आयोजित हुए थे पहले पैरालंपिक गेम। 84 एथलीट जा रहे हैं। देखना होगा कितने मेडल हमें मिलते हैं। लिंक को संभालने के लिए सेफ्टी मिशन के रूप में नियुक्त किए गए हैं सत्य प्रकाश सांगवान। भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान समय में भारतीय इंडियन पैरालंपिक कमेटी के हेड हैं देवेंद्र झाझरिया। रियो लॉन्ग 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त की गई हैं। तो ये रियो लॉन्ग जो है ये मेघालय से बिलोंग करती हैं। पहले पुलिस अधिकारी रही हैं, रिटायरमेंट के बाद जो है ये रेफरी के तौर पर काम करने लगी हैं। फिलहाल ये दूसरी महिला है उवेन फर्नांडीज के बाद। उवेन फर्नांडीज पहली भारतीय महिला थी जिनको फीफा द्वारा अंडर 17 वर्ल्ड कप के अंतर्गत अंडर 17 महिला विश्व कप का रेफरी बनाया गया था। मेघालय से रहने वाली रियो लॉन्ग जो है 8वें फीफा अंडर 17 जो कि आपका डोमिनिकन रिपब्लिक में होने वाला है। डोमिनिकन रिपब्लिक जो है ये आपका नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है, इसके बगल में ठीक हैती है। तो डोमिनिकन रिपब्लिक में आपका 8वां फीफा
माफी चाहूंगा, अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। जबकि आपका 7वां वाला कहां हुआ था, ये आपका इंडिया में होता। 7वां फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है ये इंडिया में खेला गया था, जहां स्पेन ने कोलंबिया को हरा दिया था। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने रायपुर में 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। ये कौन होते हैं? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वर्तमान समय में आपके सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री हैं। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया। वैसे दिव्य कला मेला से क्या मतलब है? ये जो भी दिव्यांगजन होते हैं, उनके जो कलाकार होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाता है। पहला दिव्य कला मेला जो था वो आपका नई दिल्ली में आयोजित करवाया गया था 2022 में। फिर उसके बाद ये अलग अलग राज्यों में आयोजित करवाया जा रहा है। ये 17वां वाला जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर में करवाया गया है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में विष्णुदेव साई हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में है। वर्तमान समय में एस सोमनाथ इसरो के हेड हैं और हाल फिलहाल भारत के पास आ गया है SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है छोटे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसकी ये तीसरी उड़ान थी, जो 16 अगस्त को आयोजित की गई और इसने सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। फिलहाल ये जो रॉकेट है ये 34 मीटर लंबा है और 72 घंटे में आप इसको तैयार कर सकते हैं, जबकि PSLV जो है उसको तैयार करने में 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है। ये 72 घंटे में तैयार हो जाता है। तो छोटे छोटे सैटेलाइट जो कि 10 किलो से लेकर 500 किलो तक हो सकते हैं, वो इस लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किए जा सकते हैं। तो भारत के पास एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आ गया है जिससे छोटे छोटे सैटेलाइट को हम 500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर सकते हैं। फिलहाल जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो आपको जो भी पृथ्वी पर आपदाएं आने वाली हैं उसके बारे में जानकारी पहले ही प्रदान कर देगा। केरल ने एक नई उपलब्धि हासिल की है, अपने यहां पहला डिजिटल कोर्ट शुरू कर दिया है। यानी अब यहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको न्याय पाने के लिए, या अगर आप वो न्याय पाना चाहता है तो उसको फिजिकली रूप में प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। आर गवई जो कि उच्चतम न्यायालय के आपके न्यायाधीश हैं, उन्होंने डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन किया। और केरल देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पेपरलेस हाई कोर्ट भी है और जहां देश का पहला डिजिटल कोर्ट भी शुरू हो गया। केरल की बात करते हैं, हाई कोर्ट की बात करें तो भारत में वर्तमान समय में 25 हाई कोर्ट है, जिसमें से सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। यहां पर 160 जजों की सिटिंग है, जबकि सिक्किम में आपके मात्र 3 जजों की सिटिंग है और ये भारत का सबसे छोटा हाई कोर्ट है। अशोक कुमार सिंह ESIC के महानिदेशक बन गए हैं। ESIC यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये 1952 में आपका शुरू किया गया था और इसके वर्तमान समय में हेड थे राजेंद्र कुमार। तो राजेंद्र कुमार रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह अशोक कुमार सिंह को यहां पर डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ESIC का। IGIA इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा पाने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। 2030 तक टारगेट कर रहे थे ये लोग कि हम लोग अपना जो एयरपोर्ट है उसको 0 कार्बन इमिशन स्टेटस दिलवा देंगे, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर ली है। स्काई ट्रैक्स की रैंकिंग में ये 36वें नंबर पर है ये एयरपोर्ट, और दक्षिण एशिया में पहले नंबर पर ये एयरपोर्ट है। स्काई ट्रैक्स की रैंकिंग में इस बार सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट पहले नंबर पर है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया। ये फार्माकोपिया है इंडिया की। फार्माकोपिया मतलब एक ऐसी बुक है, एक ऐसी डाइजेस्ट है जिसमें आपको भारत में जितनी भी दवाएं चल रही हैं उसके बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ इंडियन फार्माकोपिया को कैसे सुधारा जाए, वहां पे क्या चेंजेस किए जाए, इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, उसके लिए एक फोरम का आयोजन किया गया जिसमें सबने बैठ करके बातचीत की और ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। भारतीय फार्माकोपिया निकारागुआ में भी अभी एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी निकारागुआ में जो दवाओं के नाम होंगे वो भारत में भी दवाओं के नाम होंगे। निकारागुआ 6वां ऐसा देश है जो भारतीय फार्माकोपिया को अपनाता है, यानी भारत में जिस तरीके से दवाएं बनती हैं उसके बारे में बातचीत की जाती है। इस फोरम में IP के बारे में भी बात की गई, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में भी बात की गई कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो दवाएं ईजाद कर रहा है या दवाएं बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके जो बौद्धिक अधिकार हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाए। तो वर्तमान समय में आपके स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो हैं JP नड्डा, उन्होंने यहां पर फोरम का आयोजन नई दिल्ली में करवाया।
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल फिर कंटिन्यू करेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। उम्मीद करते हैं आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।